हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एनबी अकेडमी पर। कल हम लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण पढ़ा था 1885 से 1905। आज हम लोग भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का द्वितीय चरण 1905 से 1919 की घटनाओं के बारे में जानकारी देंगे। ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों चरण ही पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर इससे रिलेटेड मिल जाते हैं, पक्का मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। द्वितीय चरण हमारा स्टार्ट होता है 1905 से 1919। 1905 से 1919 से द्वितीय चरण हमारा स्टार्ट होता है। इस चरण को हम लोग क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्रांतिकारी विचार वाले नेताओं का समावेश है। यानी कि क्रांतिकारी विचार से आशय है कि ऐसे नेताओं का जिन लोगों का मानना था कि आजादी हमारा अधिकार है और इसे हम छीन कर लेंगे। अहिंसा किसी भी प्रकार से अपनी आजादी को हमें लेना है, उन्हें हम क्रांतिकारी विचार वाले नेता कहते हैं। आइए जानते हैं कुछ क्रांतिकारी विचार वाले नेता। क्रांतिकारी विचारधारा वाले नेता या गर्म दल के नेता भी इनको कहते हैं। इनमें से प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एम बिपिन चंद्र पाल। इन्हीं को बाल पाल लाल कहते थे। ठीक है, बाल पाल लाल, ये गर्म दल के प्रमुख नेता हैं। अरविंद घोष। तो क्रांतिकारी विचारधारा वाले नेता, गर्म दल के नेता कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एम बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये गर्म दल के नेता थे, यानी कि क्रांतिकारी विचारधारा वाले नेता थे। जबकि प्रथम चरण और द्वितीय चरण का दोनों में उदारवादी और क्रांतिकारी दोनों प्रकार के नेताओं का उद्देश्य एक ही था, परंतु उसको प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग थे। इनमें से प्रमुख बाल गंगाधर से रिलेटेड कुछ पॉइंट पेपर में पूछे आते हैं। आइए चलिए उन पे चर्चा करते हैं। बाल गंगाधर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं, जानिए। 1893 में गणपति उत्सव, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था, तो आप जवाब क्या दोगे? बाल गंगाधर तिलक ने। किस सन में? 1893 ईस्वी में। किस जगह पर? मुंबई में। तो इससे कई क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा गणपति उत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया, तो बाल गंगाधर तिलक से। कहां पर शुरू किया गया, तो मुंबई में। और किस सन में स्टार्ट किया गया, तो 1893 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 1895 में शिवाजी महोत्सव। तो शिवाजी महोत्सव भी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ही 1895 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इनसे जानकारी और इनसे रिलेटेड कुछ और चीजें हैं। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी नामक पत्रिकाएं चलाए थे। बाल गंगाधर तिलक ने आजादी प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ने वालों को प्रेरित करने के लिए मराठा और केसरी नामक पत्रिकाएं चलाई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठा नामक पत्रिका किसने चलवाई थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। और वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। वैलेंटाइन चिरोल अंग्रेजों के एक अधिकारी थे, उन्होंने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा। तो बाल गंगाधर तिलक जी से रिलेटेड ये 5 पॉइंट हैं, आप याद रखिए। पांचों की पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1893 में गणपति उत्सव का शुभारंभ मुंबई में किया गया। 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया गया बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। मराठा और केसरी नामक पत्रिकाओं की शुरुआत की गई या चलाए गए। इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी और वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा। तो ये वाक्य किस तरीके से पूछा जाता है कि भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक जी को किसने कहा, तो वैलेंटाइन चिरोल ने। ठीक है, चलिए चलते हैं कुछ अन्य पॉइंट पे। 1904 में बीडी सावरकर जी ने अभिनव भारत की स्थापना की। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, इस पॉइंट से भी, कि बीडी सावरकर जी ने अभिनव भारत की स्थापना किस सन में की, तो 1904 ईस्वी में बीडी सावरकर जी ने अभिनव भारत की स्थापना की। ठीक है, दूसरा अगला पॉइंट है हमारा 1907 में वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था अनुशीलन
समिति 1907 में। किसने किसने? वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने एक समिति बनाई थी जिसका नाम अनुशीलन समिति था। जिसका नाम क्या था? अनुशीलन समिति था। अनुशीलन समिति में खून के बदले खून का नारा दिया गया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी ने इसी से रिलेटेड, वो अलग है और ये अलग है, उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जबकि अनुशीलन समिति का नारा क्या था? खून के बदले खून। कभी कभी ये भी पूछ देता है अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1909 में मदन लाल धींगरा ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या की। लंदन में कर्जन वायली की हत्या की। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कर्जन वायली कौन थे? तो कर्जन वायली ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक सलाहकार थे जो लंदन में थे। तो मदन लाल धींगरा ने लंदन में जाकर कर्जन वायली की हत्या कर दी, ठीक है। तो कर्जन वायली कौन थे? ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक सलाहकार थे और मदन लाल धींगरा ने इनकी लंदन में हत्या कर दी 1909 ईस्वी में। अब अगला पॉइंट है हमारा, मैडम भीकाजी कामा, इन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफी चर्चित नाम है ये। इन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है और मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, इनका एक और नाम है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां या मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये ब्रिटिश शासन के विरोध में आवाज उठाती थी, परंतु बाद में यूरोप चली गई और वहां पर ही रहकर इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और 1907 में स्टुअर्ट यानी कि जर्मनी में एक स्टुअर्ट नाम की जगह में भाषण दिया एवं तिरंगा फहराया। पहली बार इन्होंने जर्मनी में तिरंगा फहराया था। ये एक पारसी महिला थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टुअर्ट यानी कि जर्मनी में 1907 ईस्वी में तिरंगा किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने। और ये किस धर्म से बिलोंग करती थी? पारसी महिला थी, ठीक है। चलते हैं इसके कुछ अन्य पॉइंट पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे कि ये देखो अगला पॉइंट हमारा ये आ गया। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन। तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि गदर पार्टी का गठन किस जगह हुआ था? तो 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। और गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह। तो ये दोनों में कंफ्यूजन मत रखना। संस्थापक थे लाला हरदयाल और प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह। और किस तारीख को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना सेंट फ्रांसिस्को में हुई थी, ठीक है। अब कामगाटा मारू घटना, ये थोड़ा सा पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि किसी भी एग्जाम में आ सकता है। कामगाटा मारू घटना क्या है? ये 1914 में घटित हुई थी। होती क्या है इसको समझ लीजिए। इस घटना में जापानी जहाज को गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। 1914 ईस्वी में जापानी जहाज को गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था और इसमें लगभग 376 यात्री मौजूद थे। ये हांगकांग से कनाडा जाना था, परंतु हांगकांग से इसको कनाडा जाना था, कामगाटा मारू घटना में क्या था? यह घटना जापानी जहाज को गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था और लगभग 376 यात्री थे। ये हांगकांग से कनाडा रवाना हुआ था, परंतु कनाडा में वहां के शासक ने इसे रुकने नहीं दिया और बाद में ब्रिटिश शासन के द्वारा इसे भारत लाया गया। और यहाँ भारत में जो 376 लोग मौजूद थे, भारतीय 376 मौजूद थे उनमें, और ब्रिटिश शासन ने जब इसे भारत बुलाया
तो इन दोनों में ये कहां पर रुका हुआ आकर बजबज बंदरगाह पर। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कामगाटा मारू घटना 1914 ईस्वी में हुई। इस घटना में जापानी जहाज को गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। इसमें लगभग 376 भारतीय थे। ये हांगकांग से कनाडा को रवाना हुआ, परंतु कनाडा में से रुकने नहीं दिया और ब्रिटिश शासन द्वारा इसे भारत लाने को कहा गया। और फिर यह भारत के बजबज बंदरगाह, कहां पर, बजबज बंदरगाह पर आया, जहां पर ब्रिटिश सेना और भारतीयों के बीच काफी झड़प हुई, जिसमें 18 भारतीय मारे गए। कितने, 18 भारतीय मारे गए और बाकी के जो थे आप सोच रहे हो वो कहां गए, तो अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, कामगाटा मारू घटना 1914। ठीक, चलिए कुछ चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अन्य पॉइंट पर। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1914 लखनऊ समझौता, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 लखनऊ समझौता के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस समझौते में कांग्रेस के गर्म और नरम दल दोनों मिल गए थे। साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर 1916 लखनऊ समझौते की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसमें समझौते में कांग्रेस और गम दल दोनों मिल गए थे। साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी, ये गलत लिखा हुआ है, मिल गए थे या एक हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंबिका चरण मजूमदार थे। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 1907 में कांग्रेस दो भागों में बटी थी, गरम दल और नरम दल में बंटवारा हो गया था। परंतु 1916 में लखनऊ समझौते के द्वारा अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में दोनों फिर से एक हो गए और साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक साथ हो गए। परंतु 1918 में मुस्लिम लीग पुनः अलग हो गया। ठीक है, अब होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन 1916। सबसे पहले होम रूल लीग के स्थापना आयरलैंड में रेडमंड नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, 1916 में। सबसे पहले भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की, ये ध्यान रखिएगा। आयरलैंड में रेडमंड नामक व्यक्ति ने होम रूल लीग की स्थापना की थी सबसे पहले। उसके बाद भारत में अगर पहले पूछा जाए कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने पूना में की थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना पूना में की थी और एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की थी। तो इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, जैसे पूछ दिया जाता है कि पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताओगे, बाल गंगाधर तिलक ने। और मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, एनी बेसेंट जी ने। ठीक है, बेसेंट जी होम रूल लीग की आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दो पत्रिकाओं को चलवाया था, कॉमनवील और न्यू इंडिया। कॉमनवील जो थी वो साप्ताहिक थी और न्यू इंडिया जो थी वो दैनिक थी। इसका सहारा लिया, इसकी सहायता से उन्होंने होम रूल लीग को आगे बढ़ाया और आजादी की लड़ाई को भी आगे बढ़ाया इसी के माध्यम से। ठीक है, चलिए इसमें कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, रॉलेट एक्ट 1919, 18 मार्च 1919 की रिपोर्ट के आधार पर यह एक्ट लाया गया था। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करना था और इसे काला कानून भी कहा जाता है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट, तो काला कानून किसे कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को। और इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करना। इस एक्ट को बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। अच्छा, ये बिना वकील बिना दलील का कानून इसलिए कहा जाता था कि यदि कोई ब्रिटिशर्स आपको गिरफ्तार करेगा तो आपको ना तो कोई सफाई देने का मौका मिलेगा, ना कोई सफाई ना दलील, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आपको सजा दे दी जाएगी। इसीलिए इसको कहा जाता है बिना वकील बिना दलील, यानी कि बिना वकील बिना दलील के ही आपको सजा सुना दी जाएगी। और इसी आधार पर ही इसका नाम काला कानून भी पड़ गया। रॉलेट एक्ट 1919, 18 मार्च 1919 में ये पारित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये इस घटना से तो सभी लोग परिचित होंगे और ये बड़ी ही दुखद घटना हुई थी। उस समय
तो ये कब हुई थी जरा देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में घटित हुई थी। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी जब हो गई थी पंजाब में, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो क्रांतिकारी थे, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में काफी लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जो शांतिपूर्ण ढंग से सत्यपाल जी और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे और एक जगह इकट्ठा हुए थे। परंतु जनरल डायर को जब ये भनक लगी कि ये लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, तो जनरल डायर के आदेश पर जलियांवाले बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे। जबकि ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार 379 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि ऐसा मानना है भारतीय रिपोर्ट्स के अनुसार कि लगभग 1000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत ही दुखद घटना थी। जनरल डायर ने ये जो आदेश दिया था निहत्थे लोगों पर, तो उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें कुछ पॉइंट हैं, तो ये याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड क्यों, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग में 1000 लोग इकट्ठा हुए थे उसके विरोध में। जबकि और इसी बीच जनरल डायर ने इन पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें 379 लोगों की लगभग मृत्यु हुई। ये ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार बताया गया। दीनबंधु CF एंड्रूज ने इसे जानबूझकर की गई हत्या कहा। यह बात सही भी है कि जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर जो गोलियां चलवाई थी, तो वो जानबूझकर की गई हत्या ही कही जाएगी। ठीक है। हंटर कमीशन क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? हंटर कमेटी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कि ये काफी कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है, उस जांच के लिए जो कमेटी गठित थी उसे कहते हैं हंटर कमेटी, और इसके अध्यक्ष थे हंटर जी। तो हंटर कमेटी ने 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे, जिसमें से भारतीय 3 सदस्य कौन कौन थे? चिमनलाल सीतलवाड़, शहबाज सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये भारतीय 3 मौजूद थे। ये हंटर कमीशन थी और इस पे जांच जब हुई तो इस जांच में हंटर कमेटी की जांच में जनरल डायर को निर्दोष करार दिया गया। जबकि इसके बाद भारतीयों द्वारा एक तहकीकात नाम की कमेटी गठित की गई, जिसमें कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी गठित की और इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? मदन मोहन मालवीय। और इसमें अन्य 2 प्रमुख सदस्य भी थे, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू आदि भी इसके मुख्य सदस्य थे। इस कमेटी में जनरल डायर दोषी पाए। जब इस तहकीकात कमेटी की पूरी तरह से जांच पड़ताल हुई तो इसमें जनरल डायर दोषी पाया गया, परंतु अंग्रेजों ने इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इसी के चलते गांधी जी ने इसी के विरोध में कि जनरल डायर को कोई सजा नहीं हुई और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। अब आप सोच रहे हो कि जनरल डायर छूट गया? नहीं, जनरल डायर की हत्या बाद में लंदन में ही कर दी गई थी। ठीक है, उधम सिंह ने इनकी गोली मारकर जनरल डायर की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चरण यानी कि गांधी युग हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।